अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में भारत के इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर दूसरा। इससे पहले हमने आपको एक टेस्ट करा दिया है, अगर आपने उससे नहीं देखा तो पहले आप उसे जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे, उस पर हम डिस्कस करेंगे और आज पूरी तरह से सिंधु सभ्यता खत्म हो जाएगा। कल से हम वैदिक काल के जो भी प्रश्न बनेंगे उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, एक आसान सा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी? तो बिल्कुल सही है। कह रहा कि इस सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। क्या ये बात सही है? तो हाँ, कुछ ऐसे खोज से पता चलता है कि भाई यहाँ पे दास प्रथा प्रचलित थी, तो ध्यान रखेंगे, तो ये भी सही है। सिंधु सभ्यता का जो समाज है वह मातृ प्रधान है, जैसे वर्तमान में पितृ सत्तात्मक नहीं है बल्कि मातृ प्रधान था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से तीनों यहाँ पे आपके सही है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन आपके सही हैं, तो डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा सिंधु सभ्यता को लेकर के, तो बताइएगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, पहली बात तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता अगर आप पढ़ेंगे आगे तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। मतलब वहां पे लोग गांव में रहते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग नगर के टाइप से अपना पूरा का पूरा बनाया हुआ था, तो वह एक नगरीय सभ्यता का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहली बात तो ये यहाँ पे याद रखेंगे। दूसरी बात की सैंधव समाज जो था वह मातृ प्रधान समाज था, ठीक है, मातृत्व प्रधान समाज है, इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ के जो निवासी थे, जो लोग हैं, वो खाने पीने, वस्त्र और आभूषण के भी शौकीन थे। आभूषणों में आप देखेंगे तो सिंधु सभ्यता में सोने के भी आभूषण मिले हैं, चांदी के भी मिले हैं, माणिक्य के भी आभूषण मिले हैं। माणिक्य मतलब वो जो मोती वगैरह होता है सीप का, उस तरह से, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो लोग हाथी के दांत और संघ का उपयोग करते थे, जो छोटे छोटे सीप आते हैं उनका उपयोग करते थे अलंकरण के लिए और चूड़ियां बनाने के लिए, मतलब हार वार बनाने के लिए और चूड़ी बनाने के लिए हाथी के दांत का और शंख का उपयोग लोग करते थे, ठीक है। एक लोकेशन है साथ ही नौसारो, ये भी एक हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से हम पाते हैं कि स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो ये सवाल अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर ऐसा मिला हुआ है कि जहाँ पर स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, तो हमारा जवाब होगा नौसारो, ठीक है। इतनी पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा के स्थल से मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं। तो मिट्टी के हल का मतलब क्या हुआ? टेराकोटा। मैंने पहले भी बताया था कल की वीडियो में, टेराकोटा से कई सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा कि कहाँ से मिला हुआ है, तो याद रखेंगे। अब देखिए, पेयर करके दिया, जैसे मैंने कल आपसे बताया था कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ से मिले थे, वैसे ही अब पूछ रहा है कि मिट्टी बनाने के हल के खिलौने कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो ये लोथल और बनावली और मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो इसे आप याद रखेंगे, बनावली और मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने हल, हल मतलब वही जो बैल चलाता है वही, उसके खिलौने मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? बी हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब, ठीक है। देखिए, अगर हम सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात करते हैं, तो जो सिंधु सभ्यता है इसका जो आर्थिक जीवन है वो अत्यंत विकसित अवस्था में है। और विकसित अवस्था का मतलब है कि वहाँ पे अच्छी कृषि हो रही है, अच्छी पशुपालन हो रही है, लोग शिल्प बना रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। तो मतलब एक अत्यंत विकसित अर्थव्यवस्था रही सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के लोग आप देखेंगे तो नवंबर और दिसंबर का जो ठंडी का जो समय होता है उस समय फसल को बो देते थे और मार्च अप्रैल में यानी बरसात से पहले जो है उस फसल को काटते थे साथियों, ठीक है। कृषि के लिए अगर आप देखें तो फावड़ा या फाल का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इससे वर्तमान में हम लोग लोहे का कुदाल वुदाल इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता में संभवतः लोग जो है साथी वो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। हल कौन सा था? लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। अब इस हल को देखिए, कहीं कहीं तो मिलता है कि बैल भी चलाते थे और कहीं कहीं ऐसा साक्ष्य मिलता है कि इसको ऊंट चलाता था। कौन? ऊंट चलाता था। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कटाई करने के लिए सिंधु सभ्यता के लोग पत्थर के हंसिए का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे मोहनजोदड़ो और बनावली, इनका जब उत्खनन करते हैं तो यहाँ से मिट्टी के हल के खिलौने हमें देखने को मिलते हैं साथ, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है। करा कि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरा स्थल से हमें नहरों या नालों से सिंचाई के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अब क्या होगा, अगर थोड़ा सा अपने घर में आप पूछें तो बहुत समय पहले लोग नहर बना करके, अभी भी नहर बहुत जगह है आप देखने पाएंगे, लेकिन नहर और नाली, अब तो पाइप चल गया है, तो नहर और नाली के प्रमाण जो हमें सिंधु सभ्यता के कह रहा है किसी भी पुरा स्थल से नहीं मिलते। तो लोग पानी कैसे चलाते होंगे खेतों में? तो कुओं का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कुओं का प्रयोग करते थे। तो इस कारण से पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, लोथल से
चावल के अवशेष और रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। बिल्कुल सही है साथी। कह रहा है कि रंगपुर राजस्थान में स्थित एक हड़प्पीय स्थल है। अब देखिए रंगपुर ये राजस्थान में नहीं है बल्कि ये गुजरात में है। अगर आपको पहला वीडियो याद होगा तो हमने आपसे बताया था कि रंगपुर ये हमारा गुजरात में स्थित है, और जबकि ये कह रहे हैं कि राजस्थान में पड़ता है, तो इस कारण से ये वाला आपका गलत हो जाएगा और आपका सही हो जाएगा 1 और 2। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है साहब, चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ बातें। अब देखिए जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन किया गया तो वहां से हमें कोई भी ऐसा जगह नहीं मिला, चाहे वो आपका सिंधु हो, चाहे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहां से हमें ऐसा पता चले कि लोग नहर से या नालों से खेत में पानी ले जाते थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, सिंचाई के लिए यानी कृषि काम के लिए आप देखेंगे तो लोग नदी के जल का, वर्षा के जल का और कुओं का उपयोग संभवतः करते थे यहाँ के लोग। ठीक है, बनावली से आप देखेंगे तो बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त होता है। लोथल से आप देखेंगे चावल के अवशेष मिलते हैं, जबकि रंगपुर से आप देखेंगे तो धान की भूसी का अवशेष मिलता है। रंगपुर पड़ता कहाँ है, तो रंगपुर और लोथल ये दोनों के दोनों लोकेशन आपके गुजरात में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपसे हम यही कहेंगे कि वीडियो को साहब आप लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो आप जरूर कर दीजिएगा, और कम से कम उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो तैयारी कर रहे हैं पीईटी का, क्योंकि पूरी तरह से समझिएगा बेसिक टू एडवांस लेवल के हर क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम करवा देंगे। बस इसे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट करा कि सिंधु सभ्यता के लोग गन्ने की खेती से परिचित थे। दोस्तों याद रखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग गन्ने की खेती से परिचित नहीं थे। यहाँ पे करा परिचित थे, जो कि गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग गन्ने की खेती, जो आज उखड़ी जिसको बोलते हैं, इससे परिचित नहीं है। ठीक है, यहाँ के लोग कपास सिंधु सभ्यता के लोग का मूल फसल है, लोग कपास उगाते भी थे। सिंधु सभ्यता में अनाज कर के रूप में इकट्ठा भी किया जाता था, तभी तो बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं भाई, अन्न लोग वहां पे इकट्ठा करते थे तो कर के रूप में वसूला जाता था। बिल्कुल सही है। लोथल से हमें आटा पीसने की पत्थर की 2 चक्की की पाट मिली हुई है, साथ ही ध्यान रखेंगे ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो अब आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे पहला वाला विकल्प आपका सही नहीं है, तो आपका पहला हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा सिंधु सभ्यता की विशेषता को लेकर, तो इस सभ्यता के लोगों को गन्ना ज्ञात नहीं था, यानी गन्ने की कृषि लोग नहीं करते थे। और कपास जो साथी सिंधु सभ्यता का मूल फसल हुआ करता है। मेहरगढ़ में पाए गए जो कपास के साक्ष्य हैं वो विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब भारत में ही सिर्फ और सिर्फ कपास में साक्ष्य मिलते हैं, और किसी विश्व में जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र में ये लोग नंगे पुंगे रहते थे, हमने इनको कपड़ा दिया हुआ है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में अनाज को संभवतः कर के रूप में साथी वसूला जाता था, तभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अन्नागार देखने को मिलते हैं। आपने देखा हड़प्पा में भी अन्नागार था, आपने देखा मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार था। ठीक है, लोथल से आप देखेंगे साथी, तो लोथल यहाँ पे ध्यान रखेंगे जहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट, जैसे आपने पहले देखा होगा तो पत्थर में जब दाल वाल रगड़ा जाता था तो पत्थर के से 2 पार्ट हुआ करता था, लोग उसे घुमाते थे, जेल में जाके चक्की पीसोगे, आपने देखा ना वही चक्की। तो ऐसे ही 2 चक्की के पार्ट हमें लोथल से देखने को मिलते हैं। लोथल कहाँ पे है, तो आप बोलोगे सर गुजरात में। अगला, सिंधु सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा पशु सबसे ज्यादा प्रिय था, यानी किस पशु को वो लोग सबसे ज्यादा मानते थे साहब। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में अगर पशुओं को देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रिय इनको कुबड़ वाला बैल था, कुबड़ वाला सांड। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा सी हो जाएगा साहब, यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा, तो इनके द्वारा पशुपालन को लेकर के क्या व्यवस्था थी, तो हड़प्पा के लोग बहुत सारे पशुओं को पालते थे, जिनमें आप हाथी सोचिए, हाथी भी पाल रहे हैं, गैंडा को पाल रहे हैं, बाघ भी पालते थे, हिरन को पाल रहे हैं, मोर पाल रहे हैं, खच्चर पाल रहे हैं, गधा पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, बैल को पाल रहे हैं, भैंस को पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, और ये भेड़ को पाल रहे हैं। इतना जानवर ये लोग पालते हैं। ठीक है, इनमें कुबड़ वाला जो सांड था ये सबसे लोकप्रिय था। ठीक है, कुबड़ वाला सांड इनके लिए सबसे लोकप्रिय था। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि अभी तक हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, यानी यहाँ पे घोड़ा एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन 2 ऐसे लोकेशन मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के जहाँ पे घोड़े का थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अवशेष हमें देखने को मिलता है। एक तो आपका जवाब है सुरकोतड़ा, ठीक है, और दूसरा जो है साथी राणा घुंडई। तो इन दोनों जगहों से अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा घोड़े का साक्ष्य था कि नहीं था, तो आप बताना नहीं था। लेकिन अगर पूछेगा कि कहाँ से मिलता है घोड़े का साक्ष्य,
तब यहाँ पे आपको ये दोनों जवाब याद रखना होगा, एक तो आपका सुरकोतड़ा और दूसरा आपका हो जाएगा राणा घुंडे। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी मुहर पर आप देखेंगे ऊंट का कोई अंकन नहीं है। जैसे जब कोई मुहर बनाते थे तो कोई जानवर या कुछ उस पर छापते थे, लेकिन ऊंट कहीं भी नहीं छपा है किसी भी मुहर पे अभी तक जितना मिला है। गाय का कोई अंकन नहीं है, यानी अभी गाय भी अस्तित्व में नहीं है, सत्य है ना। अब देखेंगे घोड़े, इसका भी अंकन नहीं है। तो ये 3 जानवर ऐसे हैं जिनका अंकन हमें किसी भी मुहर पर अभी तक नहीं मिला हुआ है। कौन कौन? ऊंट, गाय और घोड़ा। ठीक है, बाकी आप जानते हैं लोथल और नौसारो, घोड़े की मिट्टी की आकृतियां। तो घोड़े की मिट्टी की आकृतियां यहाँ से भी हमें मिलती हैं। घोड़ा मतलब वही घोड़ा जिसका अस्तित्व लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन 2 लोकेशन और आपको याद रखना है, लोथल और नौसारो। यहाँ से घोड़े की मिट्टी, मिट्टी मतलब टेराकोटा की मूर्तियां। अगर आपसे पूछे कि किस हड़प्पा स्थल से घोड़े की टेराकोटा की मूर्तियां मिलती हैं, तो आपका जवाब होगा लोथल। अगर ऑप्शन में होगा लोथल और नौसारो दोनों, तो दोनों हो जाएगा, कोई एक होगा तो वही हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। बिल्कुल सही है, ये लोग वस्त्रों का ही आयात और वस्त्रों का निर्यात करते थे, मेसोपोटामिया और मिस्र में बेचते थे। कालीबंगा से 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा, 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा और सूती धागे प्राप्त हुए हैं। सुनिए, कह रहा कि कालीबंगा से हमें मिला हुआ है कि कोई उपकरण है, वहां पे सूती कपड़ा है और सूती धागा मिला हुआ है। ठीक है, 2 उपकरणों में, जैसे ये बर्तन था, कोई बर्तन मान लीजिए है, ठीक है, उस बर्तन के अंदर रखा हुआ था एक सूती कपड़ा और सूती धागा। तो भाई ये तो निर्जीव है, तो ऐसे ही रहेगा, खराब नहीं हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है साहब। ठीक है, आपसे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे साथी, ये कह रहा सूती कपड़ा और सूती धागा कालीबंगा से मिला हुआ है। कालीबंगा से ये नहीं मिलता है, सूती कपड़ा सूती धागा मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। तो ये है, पर ये थोड़ा सा सवाल बना दे रहे हैं गलत, बी ऑप्शन आपका कर दे रहे हैं साहब यहाँ पे गलत। ठीक है, देखिए ऐसे ही सवाल आता है तो गलती हो जाता है। तो इस प्रकार से पहला ही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। देखिए एक्सप्लेनेशन, हाँ ए ही दिया है। देखिए करा कि वस्त्र उद्योग सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग है, जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है वो वहां पर भी फेमस था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे तो लाल कपड़े के अवशेष मिले हुए हैं जो कि चांदी के बर्तन में रखे गए हैं, यानी चांदी के बर्तन में लाल कपड़ा हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। यहीं से आप देखेंगे तो तांबे के 2 उपकरण हैं और उसमें लिपटा हुआ में सूती कपड़ा और सूती धागे मिले हुए हैं। तो सूती कपड़ा और सूती धागे और लाल कपड़ा कहाँ से मिल रहा है? तो ये मिला हमें मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कालीबंगा से मिला है, मिट्टी का बर्तन है, उसके एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप मिली हुई है। जैसे मान लीजिए आप कभी भी आप मिट्टी का कुछ बनाइए, मान लीजिए आपने मिट्टी का मटका बनाया, ठीक है, और मिट्टी का ऐसे आपने मटका बनाया, इतना गंदा तो मटका नहीं होता है, देखिए ऐसे होता है मटका साहब, है ना, और इस तरह से ये मटका होता है। आपने क्या किया, आपने घर से अभी ये कच्चा ही था, एक सूती कपड़ा लाया और इसके ऊपर दबा दिया, तो उसकी जो पेंटिंग है वो इसके ऊपर छप जाएगी कि नहीं छप जाएगी? छप जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही ये कह रहा है कि ऐसा ही एक साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलता है, मिट्टी का एक बर्तन है और उस पर सूती वस्त्र की छाप है। वो C14 जो कार्बन की एक विधि है, इससे पता करते हैं, इससे लगभग में 50 लाख वर्ष पुरानी वस्तुओं का भी पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु थी। ठीक है, कालीबंगा से ही आप देखेंगे तो सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक उस्तरा भी मिलता है, जो कि सूती वस्त्र में लिपटा हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। बाकी मोहनजोदड़ो से भी जो स्टेटमेंट है उसे भी आपको याद रखना होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से पुरोहित की प्रस्तर मूर्तियां 3 पतिया अलंकरण युक्त साल ओढ़े हुए मिला है? एक पुरोहित बाबा मिले हुए हैं, जब आप कभी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप देखोगे तो उसमें एक पुरोहित बाबा मिले हैं जिनका हाथ तो नहीं है, मतलब मूर्ति में हाथ नहीं है। ठीक है, और वो पुरोहित की है और प्रस्तर की मूर्ति है। प्रस्तर मतलब पत्थर, पत्थर की मूर्ति। सोचिए लोग कितना चिनाई करके, और वो भी कैसा, वो 3 पतिया अलंकरण युक्त साल ओढ़े हुए हैं। भाई साहब कितना मेहनत करके लोग जो है, कला देखिए कितने अच्छे से विकसित हो गया है कि लोग मूर्तियां तक बना दे रहे हैं, वो भी अलंकरण अलंकरण करके अच्छे से। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलता है? तो याद रखेंगे पुरोहित की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है साहब। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि पुरोहित के प्रस्तर की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो जवाब आपका क्या होगा? मोहनजोदड़ो का होगा। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति का एग्जाम्पल है, इसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। सिंधु सभ्यता के लोग कांसे का निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित हैं, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है,
हड़प्पा के लोग नाव बनाने की कला से परिचित नहीं थे। भाई साहब, हड़प्पा के लोग नाव बनाते थे, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगर नाव नहीं बनाते तो आप खुद सोचिए कि लोथल के अंदर हमें गोदीवाड़ा काहे मिलता। गोदीवाड़ा मतलब जहाँ पे नाव खड़ा करते हैं, ठीक है, मतलब जिसे आज के समय आप लोग बंदरगाह बोलते हो, तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, इसका मतलब हमारे यहाँ के लोग नाव बनाने की कला से परिचित है साहब। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सेंधोवासी तांबा कहाँ से लाते थे, खेतड़ी से लाते थे और बलूचिस्तान से लाते थे, बिल्कुल सही है। सर्वेक्षण के लिए सेंधो वासियों ने सीपी के यंत्र का प्रयोग किया था, ताकि वो पानी के अंदर जो है साथी मिस्र और मेसोपोटामिया को मतलब वहां पे पहुंच सके, ऐसा ना हो कि पानी में उतरे और गायब हो जाए, ठीक है, ये भी सही है। और सीपी का जो यंत्र है वो हमें लोथल और मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। सेंधो के नगरों में कांसे की अपेक्षा तांबे के उपकरण साथी ज्यादा संख्या में मिलते हैं, ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, तो पहला हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए हड़प्पा की बात करेंगे साथी, तो हड़प्पा के लोग नाव बनाने की कला से परिचित हैं, इसे ध्यान रखेंगे। सर्वेक्षण के लिए सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा सीप के यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीप का यंत्र हमें लोथल और मोहनजोदड़ो इन दोनों स्थलों से देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कांसे की अपेक्षा के तांबे का उपयोग साथी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। लोथल से एक जलयान या नौका का मिट्टी का मॉडल मिला हुआ है, यानी मिट्टी का बना हुआ नौका का एक मॉडल मिलता है। आप कह सकते हो, ऐसे भी सवाल बन सकता है कि टेराकोटा का मिट्टी का मॉडल कहाँ से मिला, माने नाव का बना मॉडल कहाँ से मिला है, तो आपका जवाब होगा लोथल, बिल्कुल सही है, ये आपका पहला बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता में धातु के सिक्कों का प्रचलन था क्या, तो नहीं, सिक्कों का प्रचलन नहीं है, बल्कि वस्तुओं को लेने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा है, यानी वस्तुओं को दीजिए और वस्तुओं को लीजिए, तो वस्तु विनिमय प्रणाली है, वस्तु विनिमय प्रणाली है, सिक्का नहीं है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा, पहला हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि वस्तु विनिमय का प्रोसेस चल रहा था, तो यहाँ ध्यान रखेंगे लोथल से एक जलयान या नौका का मिट्टी का मॉडल मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता में धातु के सिक्के का प्रचलन नहीं था, ध्यान रखेंगे, सारा जो आदान प्रदान होता था साथ ही वो वस्तु विनिमय के माध्यम से, यानी एक वस्तु दीजिए दूसरी वस्तु लीजिए, ऐसे होता था, ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रभास पाटन एक बंदरगाह है, कह रहा है कि निम्नलिखित नामक बंदरगाह निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। प्रभास पाटन बंदरगाह का संबंध किस नदी से है, तो साहब याद रखेंगे यह हिरण्य नाम का एक नदी है, वहां से संबंधित था साथी, हिरण्य नाम का नदी है, वहां से संबंधित है प्रभास पाटन। देखिए क्या और भी डॉकयार्ड यानी बंदरगाह होते थे, तो हाँ होते थे, लोथल के सिवाय भी और भी बंदरगाह था। एक नदी है साथी किम नदी, जहाँ पे हमें भगत राव नाम का बंदरगाह मिलता है। एक नदी है नर्मदा नदी, यहाँ से हमें मेधम नाम का बंदरगाह देखने को मिलता है। जबकि एक नदी है हिरण्य नदी, यहाँ से हमें प्रभास पाटन नाम का बंदरगाह मिलता है। बाकी आप जानते हैं भोगवा या साबरमती के संगम पर हमें लोथल नाम का बंदरगाह मिलता है। डॉकयार्ड जिसे आप लोग बोलते हो, यानी सिंधु के लोग इसे क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं, ठीक है, बंदरगाह बोलते हैं या पत्तन भी बोलते हैं, तो इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भाई एक भी सवाल अलग से कहीं नहीं पूछ सकता, एग्जामिनर कुछ भी कर ले, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप देखेंगे तो कह रहा कौन सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए कुछ वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चा माल तो लाना पड़ता था, तो अगर मनका बनाना है तो इसके लिए गोमेद लोग गुजरात से लाते थे, बिल्कुल सही है। फ्लिंट एवं चर्ट का के प्रस्तर खंड ये लोग लाते थे पाकिस्तान से अस्त्र बनाने के लिए। तांबा ये राजस्थान के खेतरे से लाते थे। शीशा गुजरात से नहीं लाते थे, बल्कि शीशा ये लोग दक्षिण भारत से लाते थे। कहाँ से, दक्षिण भारत से लाते थे, ठीक है, दक्षिण भारत से ये लोग शीशा लाते थे, तो ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से कह कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका जवाब होगा सर डी वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, तो यहाँ पे इनकी जो आंतरिक व्यापार गतिविधियां थी कैसे थी। मनके बनाने के लिए ये गोलमेद कहाँ से लाते थे, गुजरात से लाते थे। फ्लिंट एवं चर्ट के प्रस्तर खंड कहाँ से लाते थे, पाकिस्तान से लाते थे। तांबा ये लोग राजस्थान, गणेश्वर, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से लाते थे। सोना ये लोग कर्नाटक की जो कुलार या हड्डी की खान है वहां से लाते थे। कार्नेलियम मनकी ये लोग गुजरात तथा सिंध क्षेत्र से लाते थे। सीसा साथी ये लोग दक्षिण भारत से लाते थे। लाजवर्द मड़िया ये कश्मीर और अफगानिस्तान से लाते थे। फिरोजा और हरितास में ये लोग मध्य एशिया या ईरान से लाते थे। अंबु साथी ये लोग कहाँ से लाते थे, तो महाराष्ट्र से लाते थे। इसे आपको याद करना होगा, पूरी तरह से इसे आपको रटना होगा। साहब इसको रट लीजिएगा, नोट्स बना करके कम से कम 3-4 बार आप इसे पढ़ेंगे
तब जाकर के आपका ये क्लियर होगा। अगला, लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध बदख्शा क्षेत्र ये कहाँ पे था? तो बदख्शा से लोग लाजवर्द मणि लाया करते थे और बदख्शा आपका ये अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में पड़ता है। तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, अगर हम बात करेंगे लाजवर्द मणि और चांदी की, तो यहाँ अफगानिस्तान से इसे इंपोर्ट किया जाता था, यानी आयात किया जाता था। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का वर्णन मिलता है, जिसका मतलब होता है साथी सिंधु क्षेत्र। इसका मतलब कि हमारा जो व्यापार था वो मेलुहा के साथ मेसोपोटामिया के साथ भी रहा हुआ होगा। ठीक है। बदख्शा क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? ये लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। मोहनजोदड़ो से 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति मिली है, ये बात बिल्कुल सही है। लोथल से चूना पत्थर पर बनी भेड़ा की मूर्ति मिली है, ये लोथल से नहीं मोहनजोदड़ो से मिलता है, तो ये वाला विकल्प गलत है। हड़प्पा से प्रस्तर का नृत्यरत युवक, अभी तक युवती मिली थी ना कांसे की, पर हड़प्पा से नृत्यरत युवक भी हमें देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो 1 और 3 आपके सही है। 1 और 3 कहाँ दिख रहा है? इस समय आपके विकल्प सी में दिख रहा है, तो इस यहाँ पे आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान रखें। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से क्या सवाल बनता है? पहली बात तो मोहनजोदड़ो से हमें 12 प्रस्तर मूर्तियां मिलती हैं। कितनी? 12 पत्थर की मूर्ति मिलती है। इनमें से आप देखेंगे तो एक तो पंडित जी की मूर्ति मिलती है 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष मूर्ति, जिसे हम लोग पुरोहित की मूर्ति बोलते हैं। ठीक है, और यहीं से मोहनजोदड़ो से ही हमें चूना पत्थर पर बनी हुई भेड़े की मूर्ति भी मिलती है, जो भी किसकी बनी हुई है? प्रस्तर की बनी हुई है। ठीक है, हड़प्पा से आप देखेंगे तो 3 प्रस्तर मूर्ति मिलता है। कितना? 3 प्रस्तर मूर्ति मिलता है। और इन तीनों में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है नेतृत्व नवयुवक की मूर्ति, जो कि किसका बना हुआ है? प्रस्तर का बना हुआ है, यानी पाषाण का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछेगा और पूछता है पेपर में घुमा फिरा के, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला करेंगे नेक्स्ट। करा के निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी की कांसे की मूर्तियां मिली हैं? बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी की कांसे की मूर्तियां हमें कहां से देखने को मिलती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चनहुद्रो से। कहां से? चनहुद्रो से। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। देखिए, अगर हम धातु की मूर्तियों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से 11.5 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आता है। ठीक है, अब देखिए हमें 2 और यहाँ पे ध्यान रखना होगा। एक तो हमें कांसे का भैंसा और कांसे का भेड़ा ये भी मिलता है। कहां से? वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। चनहुद्रो से आप देखेंगे तो धातु की बनी हुई है बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी। तो बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी की धातु मूर्तियां हैं, प्रस्तर मूर्ति नहीं है। कैसा है? धातु मूर्तियां हैं, और ये हमें चनहुद्रो से मिलता है। कालीबंगा से आप देखेंगे तांबे का बना हुआ वृषभ यानी बैल की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। लोथल से तांबे के कुत्ते की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। दैमाबाद से आप देखेंगे तो कांसे का रथ साथी प्राप्त होता है। तो इनको प्लीज ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछेगा तो बता दीजिएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। कह कि सिंधु सभ्यता की मोहरें अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी होती हैं। सेल खड़ी एक प्रकार का लकड़ी है, या ये समझिएगा कि एक प्रकार के पत्थर भी टाइप का होता है, पर यह लकड़ी थी। तो सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें साथी इसकी बनी हुई थी। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी हुई मोहरें मिली हुई हैं। अब सोचिए, अब तांबा खराब थोड़ी होगा, जैसा बना था वैसे ही मिल जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सिंधु सभ्यता के मोहरों का आकार निश्चित नहीं था, बिल्कुल निश्चित नहीं था, क्योंकि कहीं कहीं गोल मिला है, तो कहीं कहीं त्रिकोण मिला है, तो कहीं कहीं शंकुकार मिला है, तो इनका आकार फिक्स नहीं था। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। इस प्रकार से डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब साहब। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता में मोहर को लेकर के, तो सिंधु सभ्यता में जो मोहरें हैं वो अधिकांशतः साथी स्टेटाइड यानी सेलखड़ी की बनी हुई होती हैं। मोहरे काचाली मिट्टी यानी गोमेद चर्ट और या फिर मिट्टी की बनी हुई हमें मिलती है। लेकिन यहाँ पे याद रखना होगा लोथल और देसलपुर, यहाँ से हमें तांबे की बनी हुई मोहरें मिली हुई है। तो अगर आपसे पूछे कहाँ पे मिली है तांबे की बनी हुई मोहर, तो लोथल और देसलपुर में। मोहर का आकार फिक्स नहीं है, कभी कभी ये गोलाकार होता है, कभी कभी चौकोर, आयताकार, वर्गाकार, अंडाकार, घनाकार, किसी भी आकार में साथी ये हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से एक मोहर पर नाव के चित्र का अंकन मिला है? नाव के चित्र का अंकन किस मुद्रा पर देखने को मिलता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे तो लोथल और मोहनजोदड़ो से। कहां से?
लोथल और मोहनजोदड़ो से हमें एक ऐसा मोहर मिला है जिस पर नाव बना हुआ है, इसलिए तो हम जानते हैं लोग नाव का प्रयोग करते थे। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। देखिए मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे तो पशुपति शिव की मोहर यहाँ से मिला हुआ है, और इस मोहर को हम शिव का आदि रूप यानी आदि शिवा कह के बुलाते हैं। लोथल और मोहनजोदड़ो से एक एक मोहर पर हमें नाव के चित्र देखने को मिलते हैं। बेलनाकार मनके सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रचलित है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश मृदभांड लाल और गुलाबी रंग के हैं, ठीक है, और इन पर अलंकरण के लिए साथ ही प्रायः काले रंग का प्रयोग किया गया है। तो भैया यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि सिंधु सभ्यता के जो मृद माने मिट्टी भांड वाले बर्तन मिल रहे हैं वो कौन से कलर के हैं, तो लाल और गुलाबी कलर के हैं, और इसके ऊपर काले रंग से क्या किया हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है। इसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगला, पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चलाक लोमड़ी को दर्शाता हुआ मृदभांड पर चित्र मिलता है, कहाँ से मिलता है, यानी एक मृदभांड पर एक ऐसा चित्र बनाया गया है जिस पर लोमड़ी नीचे बैठी हुई है, ठीक है, और वृक्ष पर साथ ही कोई मतलब वृक्ष पर ये मान के चलिएगा कि एक चिड़िया बैठा है जो मुंह में मछली लिया हुआ है और नीचे लोमड़ी ताक रही है। तो यही बोलते हैं चलाक लोमड़ी। जो पंचतंत्र की कहानी है वो उसका हमें अवशेष कहाँ से देखने को मिलता है, तो लोथल में। लोथल से हमें एक ऐसा मिट्टी का बर्तन मिलता है जिस पर बनाया हुआ है क्या, कि लोमड़ी ऐसे नीचे बैठी हुई है, ठीक है, और एक पूरा पेड़ है और पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठा हुआ है और चिड़िया के चोंच में क्या है, मछली है। तो ये कहानी किसकी है, तो आप बोलोगे सर पंचतंत्र की ये कहानी है जो चलाक लोमड़ी से प्रेरित है, और ये हमें जो है लोथल के मृदभांड से देखने को मिलता है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर देखिएगा, ठीक है, जो हमने बताया वही है। अगला, सिंधु सभ्यता के लिपियों में सबसे ज्यादा अंग्रेजी के किस अक्षर का चित्र मिलता है। ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। जब ये सब क्वेश्चन आता है तो लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि ये सब जल्दी कोई पढ़ाता ही नहीं है और पेपर में आ जाता है, तो फिर क्या काम से। तो साथ ही सबसे ज्यादा अगर आप लिपि देखेंगे, हालांकि सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है, अभी तक लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि चित्रात्मक लिपि है, चित्रात्मक लिपि है साथी, ठीक है। लिपि कैसी है, तो चित्रात्मक लिपि है, इसलिए कोई पढ़ नहीं पाया है। लेकिन सबसे ज्यादा यू आकार की जो है आकृतियां हमें उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करें तो ये पिक्टोग्राफिक है, यानी चित्रात्मक है। सिंधु लिपि में सबसे ज्यादा यू आकार अक्षर का चित्र हमें देखने को मिलता है। जीवों में चित्रों में सबसे ज्यादा साथी मछली के चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मछली का चित्र यहाँ पे सबसे ज्यादा बना हुआ है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा कि कथन दिया है, आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में मातृ शक्ति की पूजा की जाती थी, आप जानते हैं, और यही सबसे प्रधान भी थी, बिल्कुल सही है। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मोहर में आयताकार मोहर से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाई दे गया, वही धरती माता की उसी को उपाधि देते हैं, ठीक है। मिस्र के लोग नील नदी की देवी जो आयरिस थी उनकी पूजा करते हैं, सही है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सभी के सभी सही है। डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। देखिए बात करेंगे सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन को लेकर के साथी, तो सिंधु सभ्यता ये लोग मातृ शक्ति की पूजा करते हैं। हड़प्पा से एक हमें आयताकार मोहर मिला हुआ है, उस पर दर्शाया गया है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह संभवतः कौन है, तो पृथ्वी देवी की प्रतिमा मानी जाती है। मिस्र को लोग आप देखेंगे तो नील नदी की देवी है आइसिस, इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट साथी, कि गुजरात और राजस्थान के किसी भी क्षेत्र से नारी की मृण मूर्तियां नहीं मिली है, यानी महिलाओं की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां नहीं मिलती हैं गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र से, ठीक है। अगला, सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो साहब ये लोग मात्र देवी की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। लिंग और योनि की भी पूजा करते हैं, सही है। नाग और वृक्ष की पूजा करते हैं, सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, डी, इन सभी की पूजा करते हैं सिंधु सभ्यता के लोग। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग पूजा किसकी कर रहे हैं, तो भैया ये मात्र देवी की पूजा कर रहे हैं, पशुपति पूजा कर रहे हैं, लिंग और योनि की पूजा कर रहे हैं, पशु पूजा कर ही रहे हैं, नाग पूजा कर रहे हैं, वृक्ष पूजा कर रहे हैं, जलों की पूजा कर रहे हैं, मतलब जो पंचतंत्र हैं उन सब की पूजा कर रहे हैं। अगर किसी की पूजा नहीं कर रहे हैं तो वो आज के समय में जिसकी लोग पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये सबकी पूजा करते हैं, पर जो आज के लोग कर रहे हैं उनकी पूजा नहीं करते, कहने मतलब ये प्रकृति की पूरी पूजा करते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, ध्यान रखना होगा इस बात को भी, मूर्तियों की भी ये लोग पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहरों पर स्वास्तिक, जो आजकल हम लोग स्वास्तिक मतलब हिंदू धर्म का जो साइन है वो हमें मिलता है कहाँ से,
मोहनजोदड़ो से कुछ अवशेष मिला है वहां से। यहाँ के लोग भूत प्रेत जादू टोना इन पर भी विश्वास करते हैं। अंधविश्वास मतलब प्रगति प्रथा चालू हो गया था, शुरुआत हो गया था साथी। तो भूत पिशाच जादू टोना टोटका ये लोग भरोसा करते हैं, भैया ऐसा कुछ होता है। अगला, सिंधु सभ्यता के पतन का क्या कारण माना जाता है? अंततः साथी इतना बढ़िया बना हुआ सिंधु सभ्यता पतन की ओर बढ़ चुका है। तो कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ के कारण पतन हुआ, कुछ लोग बोलते हैं आर्य आक्रमण, कुछ लोग बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। तो ये सभी के सभी कारण सही है, ये सभी के सभी अलग अलग जो इतिहासकारों ने माना है। अब कुछ कारण है जिसे आपको याद रख सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बाढ़ आया और इन लोग का पूरा खेती बह गया और लोग भूख से मर गए, पानी के पास में रहते थे जो है सिंधु नदी के पास, बह के सब लोग खत्म हो गए। कुछ लोग समझते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया, इस तरह से खत्म हुआ। कुछ लोग बोलते हैं जलवायु का परिवर्तन हुआ और नई जलवायु से लोग जो है हिल मिल नहीं खा पाए। कुछ लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल में भूतात्विक परिवर्तन होता है। कुछ लोग बोलते हैं विदेशी व्यापार में गतिरोध हो गया, मेसोपोटामिया मिस्र वगैरह से हमारा व्यापार ठप पड़ गया और हमें कुछ सामान नहीं पाया इसलिए लोग मर गए। कुछ लोग बोलते हैं प्रशासनिक शिथिलता आई और कुछ लोग बोलते हैं महामारी है। तो कई सारे कारण हैं, एग्जैक्ट क्या कारण है उसको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि भारत के नहीं थे बल्कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए हुए थे। ठीक है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, बिल्कुल सही है। उत्खनन के आधार पर सिंधु सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। पहले वाले वीडियो में हमने पहले ही आपको ये चीज बताया दिया था कि इसका जो समय निर्धारित है उसके बारे में हमने आपको समझा दिया था साहब। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, कुछ लोग मानते थे सिंधु सभ्यता के लोग भूमध्य सागर से आए थे, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं है। ठीक है, इनका जो समय है वह साथी 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। यह नगरीय सभ्यता है। उत्खनन से सिंधु सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है। हमारे पास कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है, मतलब ऐसा कोई किताब नहीं है जहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिले, इसीलिए उत्खनन के द्वारा जो हमें पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं उससे हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किसके साथ व्यापारिक संबंध था? यानी सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे? तो साथ ही याद रखें ये लोग सुमेर से भी, ईरान से, बहरीन से, इन सभी क्षेत्रों से व्यापार करते थे। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब, यानी राइट आंसर। ठीक है, अगर आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध, तो भैया ये फारस की खाड़ी के जितने भी देश हैं, जैसे सुमेर हो गया, ईरान हो गया, बहरीन हो गया, इनके साथ में रिलेशनशिप था। सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सिंधु सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया था? ये स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है? तो साहब याद रखेंगे ये वाला स्टेटमेंट देते हैं मार्टिमर व्हीलर साहब। कौन देते हैं? मार्टिमर व्हीलर साहब देते हैं। तो इस प्रकार से सी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिएगा, अब याद रखेंगे मार्शल बोलते हैं कि यार नहीं बाढ़ के कारण खत्म हुआ था, जबकि व्हीलर, गॉर्डन, चाइल्ड, मैके, यहाँ तक कि पिगट भी बोलते हैं कि आर्यों के आक्रमण से साथ ही खत्म हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, जो आर्य आजकल हम लोग हैं, है ना। ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष बोलते हैं कि नहीं क्लाइमेट चेंज हो गया था इस वजह से ऐसा हुआ, जबकि KRUD कनाड बोलते हैं कि नहीं महामारी के कारण साथ यहाँ पे खत्म हुआ था। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद सिंधु सभ्यता से कोई भी प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं हो जाएगा, चाहे जो कर ले एग्जामिनर। हाँ, अब ऐसा ना कर ले कि मतलब कुछ भी, लेकिन कुछ भी पूछेगा तो आप बता लेंगे इतना हमने पढ़ा दिया है। बस आप लोग अब प्रैक्टिस करते रहिए, इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए और देखते रहिए यूट्यूब पर कोई अगर टीचर इससे अलग कुछ पढ़ाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा इस नोट्स में बहुत सारे स्पेस फालतू पड़े हुए हैं, या अपने कॉपी में जहां भी आप स्पेस है नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा, ये काम आपका होना चाहिए। ठीक है, तो भैया क्या शहरी जीवन था? तो आप बोलोगे हाँ सर शहरी जीवन था। ठीक है, क्या सर इस समय विदेशी व्यापार भी उन्नति पर था? तो हाँ। माता देवी की पूजा होती थी? हाँ सर होती थी। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि साथ ही आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। तो दिल से आप शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा। कल हम मिलते हैं आपसे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, जो कि आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत आप भी पढ़ के आना, और कल हम प्रैक्टिस इसका करवाएंगे। जय हिंद।